हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपन ने परिचय के रूप में जो स्टार्ट किया था और उसमें पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने पढ़ाया था, जिसमें अपन ने वर्गीकरण किया था दो प्रकार से, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने नाम दिए थे पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक संगठन के आधार पर अपन ने नाम दिए थे तत्व, यौगिक और मिश्रण। और इनसे फिर अपन ने इनकी डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन के बाद में तत्व, यौगिक जो मिश्रण बताया उसके बाद में अपन ने तत्वों के बारे में बताया कि सबसे शुद्ध पदार्थ हैं। अभी तक टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, यानी एक उसका निश्चित सूत्र होता है। और मिश्रण दो प्रकार से बताए, समांगी और विषमांगी मिश्रण। और इसके बाद में अब जो अपन शुरू करने चाह रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अपन ने कंपैरिजन किया था। भौतिक परिवर्तन बताया अपन ने, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन, जिसमें मुख्य रूप से अवस्था, फिर इसी प्रकार से और भौतिक गुण जो होते हैं, घनत्व, आयतन, रंग, ये सारे परिवर्तित होते हैं, वो तो है भौतिक परिवर्तन। और अगर पदार्थ का मूल रासायनिक संगठन बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, वो है रासायनिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल अपन ने कंपेरिजन किए थे। अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से अपने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं अपन परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना अपन ने परिचय के रूप में बताया था परमाणु अणु, एटम और मॉलिक्यूल। परमाणु के लिए बताया था पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। और अणु के लिए बताया था पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो परमाणु की जो डेफिनेशन दी जाती है, परमाणु की डेफिनेशन दी जाती है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। किसको छोड़कर? अगर क्वेश्चन आता है कौन से पदार्थ या तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो अपन आंसर देते हैं नोबेल गैस, जिनके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस। जब अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तब बताएंगे नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस जो बोले जाते हैं। और ये नोबेल गैस होती है एक परमाणु गैस, एक परमाणु के गैस। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 नोबेल गैस हैं। टोटल 6 नोबेल गैस जो है आवर्त सारणी में 18वें वर्ग के तत्व इनको बोला जाता है, या 0 वर्ग बोलते हैं। तो परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अपवाद नोबेल गैस, एक परमाणु गैस। ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने जो लिखे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब के सब हैं नोबेल गैस, जो कि एक परमाणु गैस हैं। अदरवाइज परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। अब परमाणु की खोज, परमाणु का खोजकर्ता है अभी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी की ये बात है। परमाणु का खोजकर्ता जॉन डाल्टन। अब दूसरी बात देखो, डाल्टन ने परमाणु को खोजा था, लेकिन डाल्टन ने परमाणु का कोई मॉडल नहीं दिया था, परमाणु की कोई संरचना नहीं बताई थी कि परमाणु क्या है, उसमें क्या मौजूद है। डाल्टन ने केवल ये बताया था कि अपन अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं, जैसे अपने मेरे पास ये मार्करी है, इसको मैं मिनिमम जहाँ तक तोड़ सकूँ तोड़ता जाऊं, लास्ट में जहां तक इसको तोड़ सकता हूं वो है परमाणु। सूक्ष्मतम जो लास्ट आते हैं वो परमाणु हैं।
तो डाल्टन ने परमाणु को खोजा और डाल्टन ने परमाणु की जो विशेषता बताई उनको नाम दिया जाता है डाल्टन अवधारणाएं, डाल्टन हाइपोथेसिस, डाल्टन अवधारणाएं। यानी डाल्टन ने एटम के बारे में, परमाणु के बारे में जो जो विशेषता बताई उनको डाल्टन अवधारणाएं कहा जाता है। तो डाल्टन ने परमाणु के लिए जो बताया, सबसे पहले परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई परमाणु है। नंबर 2 इन्होंने बताया परमाणु अविभाज्य है, यानी हम परमाणु को आगे और नहीं तोड़ सकते, इसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। परमाणु अविभाज्य है, इसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। यानी परमाणु को अगर अपन तोड़ते जाएं तो इससे आगे और, यानी पदार्थ को अगर तोड़ते जाएं तो परमाणु से आगे उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। फिर अगला पॉइंट इन्होंने बताया एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में एक समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में कैसे होते हैं भाई? एक समान। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, अब उसके चाहे अपन कितने भी परमाणु ले लें, इन सब के गुण, ये जितने भी परमाणु अपन लेंगे इन सब के गुण आपस में कैसे हैं? समान हैं। ऐसा डाल्टन ने कहा कि एक तत्व जो कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व की डेफिनेशन अपन ने ये दी थी। तो तत्व के जो परमाणु हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में कैसे होते हैं? समान। फिर डाल्टन ने अगली बात बताई कि भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं, और इसमें तो कोई रिसर्च वाली बात भी नहीं है। देखो, अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं, अगर उनके परमाणु लेंगे तो डेफिनेटली उनके गुणों में तो अंतर होगा ही। जैसे अपन हाइड्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें, तो डेफिनेटली इनके परमाणु के गुण आपस में कैसे हैं? डिफरेंट हैं, तभी तो ये अलग अलग हुए भाई। तो डाल्टन ने जो पहली चीज बताई परमाणु के बारे में, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, परमाणु अविभाज्य है, इसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में कैसे होते हैं? एक समान, और भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में कैसे होते हैं? असमान। ये डाल्टन ने परमाणु की विशेषता बताई। तो डाल्टन ने परमाणु का कोई मॉडल नहीं दिया था, बस ये बोला था भाई परमाणु सबसे छोटी इकाई है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो अपन ने डिस्कस किया है। परमाणु में सबसे पहले अपन ने बताई है परमाणु की डेफिनेशन। इसी में अपन ने ये बताया कि परमाणु की डेफिनेशन ये दी जाती है कि वह छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नोबेल गैस की बात करें तो वो उसके परमाणु स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में परमाणु का खोजकर्ता डाल्टन, और डाल्टन ने परमाणु की जो विशेषता बताई वो अपन ने डिस्कस किया है। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाल्टन ने देखो परमाणु को खोजा था, ये बहुत बड़ा रिसर्च था, क्योंकि परमाणु की खोज के बाद में वास्तव में पदार्थ की संरचना का पूरा अध्ययन हो सका, पदार्थ कैसे बन रहे हैं इसके बारे में पता चल सका, ये सारी जानकारी तभी हो पाई। तो बहुत बड़ा रिसर्च था ये। लेकिन डाल्टन की जो बातें थी वो संयोग से गलत साबित हुई। तो डाल्टन की जो कमी है, लिमिट्स ऑफ डाल्टन या डाल्टन हाइपोथेसिस की जो कमी है, डाल्टन की कमी की अगर बात करें, सबसे पहले एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता,
रेडियो एक्टिविटी। देखो नाम तो सुना होगा अपने रेडियो सक्रियता का। हेनरी बैकुरल अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे और उनकी टेबल की जो रैक थी उसमें रखी हुई थी फोटोग्राफिक प्लेट। टेबल की रैक में क्या रखी हुई थी भाई? फोटोग्राफिक प्लेट। जैसे अपन एक्सरे प्लेट देखते हैं ना अपन, जिन पे एक्सरे का स्केच बनाया जाता है, जैसे एक्स किरणें ठोस सघन पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती हैं और उनको पार करके उनका चित्रण, जैसे अपन देखते हैं हड्डियों का चित्रण करवाते हैं जॉइंट वगैरह का देखने के लिए अपन, तो जो जिन प्लेट पे वो किया जाता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट जो रखी हुई थी और थोड़े दिनों बाद में ये फोटोग्राफिक प्लेट टेबल की रैक में रखी हुई थी, सुरक्षात्मक रूप से कवर करके इनको रखा हुआ था। अब थोड़े दिन बाद में जब हेनरी बैकुरल को इनकी जरूरत पड़ी एक्सपेरिमेंट में, तो हेनरी बैकुरल ने इन फोटोग्राफिक प्लेट को निकाला और उन्होंने क्या देखा कि इन फोटोग्राफिक प्लेट पर स्केच बन गए थे। अब अगर स्केच बने हैं तो डेफिनेटली इन पर रेडिएशन हुआ है, विकिरण गिरे तब इन पे स्केच बने। तो उन्होंने सोचा भाई मैंने तो इनको यूज किया ही नहीं और इनको मैंने सुरक्षित करके रखा हुआ है, तो इन पर रेडिएशन कैसे हुआ, इन पर स्केच कैसे बने। जब उन्होंने टेबल की रैक में से पदार्थों को निकाला जो भी उसमें रखे हुए थे, वहां रखा हुआ था यूरेनियम एस्क का नाम है पिच ब्लेंड। तो उन्होंने क्या देखा कि यूरेनियम एस्क जो है, जितने ग्राम का उन्होंने रखा हुआ था, सपोज करो अपन बोल रहे 10 ग्राम का रखा हुआ था, तो उसके द्रव्यमान में कमी आ चुकी थी, कमी। तो हेनरी बैकुरल ने सोचा भाई मैंने तो इसको यूज किया नहीं, तो इसके द्रव्यमान में कमी कैसे आई। और बताओ, अपन ऊर्जा द्रव्यमान संबंध पढ़ते हैं, E बराबर mc², यही पढ़ते हैं ना ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, E बराबर mc²। यानी द्रव्यमान में कमी किस में रूपांतरित होती है? ऊर्जा में। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु से या किसी भी तत्व के परमाणु से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, ऑटो रेडिएशन, कहलाता है रेडियो सक्रियता। किसी भी पदार्थ के परमाणु से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, वो रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और स्वतः उत्सर्जन हो रहा है उस पदार्थ के परमाणु से, तो डेफिनेटली उसके मास में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अब बताओ, ये तो पदार्थों से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन हुआ ना, तो द्रव्यमान में कमी आ रही है। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला कि परमाणु के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती, उसका आगे विघटन नहीं होता। लेकिन रेडियो सक्रियता से यह साबित हो गया कि परमाणु के द्रव्यमान में भी कमी आती है। तो रेडियो सक्रियता का खोजकर्ता कौन है अभी? हेनरी बैकुरल। और रेडियो सक्रियता का मतलब क्या है? किसी पदार्थ या तत्व के परमाणुओं से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, ऑटो रेडिएशन। किसी पदार्थ के परमाणु से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी है। और ये स्वतः उत्सर्जन जो है, रेडियो सक्रियता, ये क्या साबित कर रही है? इससे साबित ये हो रहा है कि परमाणु के द्रव्यमान में भी कमी आती है, जबकि डाल्टन ने कहा कि परमाणु के द्रव्यमान में कमी नहीं आती। तो रेडियो सक्रियता परमाणु के द्रव्यमान में कमी को साबित करती है। समझ रहे हो आप? तो बताओ, डाल्टन का जो मेन पॉइंट था कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, उसके द्रव्यमान में कमी नहीं आती, उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन रेडियो सक्रियता से ये साबित हो गया कि परमाणु के द्रव्यमान में कमी आती है
और ये द्रव्यमान में कमी आना साबित कर रहा है कि परमाणु अविभाज्य न होकर विभाज्य है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं, समस्थानिक आइसोटोप। समस्थानिक, और समस्थानिक का खोजकर्ता सोडी। समस्थानिक, इनके बारे में और डिटेल में लेंगे अपन आगे तत्वों में। जैसा नाम से आ रहा है, समान स्थान, समस्थानिक, समान स्थान, यानी जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान है वो समस्थानिक हैं। अब आवर्त सारणी में स्थान किनको देते हैं अपन? तत्वों को देते हैं। तत्वों का वर्गीकरण अपन आवर्त सारणी में करते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो अपन पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर, और परमाणु क्रमांक है उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। ये चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। परमाणु क्रमांक है उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। अब समस्थानिक जो है वो एक ही तत्व के परमाणु हैं। किसके हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या में अंतर होता है। तो हैं तो वो एक ही तत्व के परमाणु लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो डाल्टन ने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु के गुण कैसे हैं? आपस में समान हैं। लेकिन समस्थानिक हैं तो एक ही तत्व के परमाणु लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है, यानी उनके गुणों में अंतर आ रहा है। तो समस्थानिक की डेफिनेशन दी जाती है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान, या ये कहें कि परमाणु क्रमांक समान। और परमाणु क्रमांक बोली जाती है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक समान, आवर्त सारणी में स्थान समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक से डाल्टन की ये बात भी गलत साबित हो गई कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। एक तत्व के परमाणु के गुण भी अलग अलग हैं। ये समस्थानिक कहलाते हैं जिनके हैं तो वो एक ही तत्व के लेकिन उनमें द्रव्यमान संख्या में अंतर आता है। अगर अपन उदाहरण के रूप में लें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक, हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु क्या आते हैं? पहला नाम दिया जाता है प्रोटियम, दूसरा नाम दिया जाता है ड्यूटेरियम और तीसरा नाम दिया जाता है ट्राइटियम। पहला नाम क्या दिया जाता है अभी? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। शॉर्ट में बोलते हैं पीडीटी, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये नाम दिए जाते हैं। अब ये हैं तो तीनों ही हाइड्रोजन तत्व के परमाणु लेकिन इनकी स्थिति देखो। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं उससे पहले समझो एक बार। इधर एक पॉइंट बता रहा हूं छोटा सा। किसी भी तत्व का जो प्रतीक दिया जाता है, किसी तत्व को का सिंबल, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वैज्ञानिक बर्जलियस ने तत्वों के प्रतीक के लिए बताया कि किसी भी तत्व के प्रतीक, जैसे कोई भी तत्व हो गया एक्स वाई जेड, अपन एक्स लिख लिया, उसमें 2 संख्या दर्शाई जाती है, एक तो जेड और एक ए। यहां जो जेड लिखा जाता है वो तो है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, और यहां जो ए लिखी जाती है वो है द्रव्यमान संख्या। वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। अभी लेंगे अपन आगे इसको डिटेल में। और
आगे ले लेंगे, फिलहाल ये पॉइंट आया इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी तत्व का जो प्रतीक दिया जाता है उसमें दो संख्या लिखी जाती है। जैसे x कोई भी तत्व हो गया, उसके दो चीज लिखी जाती है, उसमें दो संख्या लिखी जाती है, नीचे z प्रोटॉन संख्या, ऊपर a द्रव्यमान संख्या। अब यहां बात कर रहे हैं अपन हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक। प्रोटियम को रिप्रेजेंट किया जाता है 1H1, ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट किया जाता है 1H2 और ट्राइटियम को रिप्रेजेंट किया जाता है 1H3। अब ध्यान दो, इसमें इसका सिंबल 1H1, इसका 1H2 और इसका 1H3। बताओ तीनों में परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं है? 1 1 1। नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या है, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या है। 1 2 3 द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली। तो बताओ इन तीनों में परमाणु क्रमांक तो समान है और द्रव्यमान संख्या कैसी है? अलग अलग है। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान है, यानी परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक ज्ञात होने से क्या साबित हुआ कि एक तत्व के परमाणु के गुण भी अलग अलग होते हैं। तो यहां जो मैंने चीज बताई आपको, परमाणु का जो खोज करता था जॉन डाल्टन ने जो बातें बताई कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, परमाणु अविभाज्य, इसके द्रव्यमान में कमी नहीं आती, एक तत्व के सभी परमाणु के गुण आपस में कैसे होते हैं? समान। भिन्न तत्व के परमाणु के गुण होते हैं असमान। लेकिन डाल्टन की कमियां जो निकली, रेडियो सक्रियता, खोजकर्ता हेनरी बैकुरल, किसी तत्व के परमाणु से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन रेडियो सक्रियता है। अब तत्व के परमाणु से विकिरण यानी ऊर्जा, विकिरण किसको बोलते हैं भाई? एनर्जी, ऊर्जा, और ऊर्जा निकल रही है तो डेफिनेटली उसके द्रव्यमान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जबकि डाल्टन ने कहा कि द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती। समस्थानिक खोजकर्ता सोडी, एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान कैसा होता है? समान। तो ये आवर्त सारणी स्थान प्रोटॉन संख्या समान है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो इस आधार पर यह साबित हुआ कि एक तत्व के परमाणु के गुण भी अलग अलग होते हैं। तो डाल्टन की बातें गलत साबित हो गई। अब जब डाल्टन की बातें गलत साबित होने के बाद रेडियो सक्रियता जब हुई तो ये तो पता चल गया कि इसका मतलब परमाणु के अंदर भी और कण मौजूद हैं। और उसी क्रम में परमाणु में देखो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज हुई और फिर उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज हुई। और ये जो खोज हुई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन था भी? जे थॉमसन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद में सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल दिया था। तो अब ध्यान से समझना, मैं जो पॉइंट बोलना जा रहा हूं, परमाणु का खोजकर्ता पूछेगा तो जॉन डाल्टन, और अगर पूछे परमाणु का पहला संरचनात्मक मॉडल तो नाम आएगा जे थॉमसन का। मॉडल पहला थॉमसन ने दिया, खोजा था डाल्टन ने। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि परमाणु में परमाणुीय कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद में परमाणु के जो मॉडल दिए गए, परमाणु संरचना के मॉडल, परमाणु संरचना के मॉडल, इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थॉमसन मॉडल। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने परमाणु संरचना का पहला मॉडल दिया था। और जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद में, इन्होंने क्या बताया कि एक परमाणु धनावेशित बादल की तरह होता है, यानी पूरे परमाणु में भरा होता है धनावेश। पूरे परमाणु में क्या भरा होता है भाई? धनावेश भरा होता है। पूरे परमाणु में धनावेश भरा होता है, ये स्थिति। पूरा परमाणु धनावेशित है, ये स्थिति उन्होंने बताई। यानी परमाणु धनावेशित बादल की तरह है और इसमें बीच बीच में बिखरे हुए पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में बिखरे हुए क्या पाए जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। परमाणु धनावेशित बादल की तरह है, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं तरबूज में बीज, तरबूज तो अपन खाते हैं ना, तरबूज को अपन ने खोला,
अब तरबूज खोलते हैं तो उसमें जो लाल पदार्थ भरा हुआ है वो तो सारा हो गया धनावेश, और उसमें जो बीज बिखरे होते हैं वो सारे हो गए इलेक्ट्रॉन। वो खाते हैं तब अपन बार बार ये कहते हैं कि अगर इसमें बीज नहीं होते तो मजा आ जाता है। तो तरबूज मॉडल भी इसको बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन मॉडल एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, जिसमें कहा गया कि एक परमाणु धनावेशित बादल की तरह, जिसमें पूरा धनावेश भरा होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे तरबूज में बीज पाए जाते हैं। थॉमसन ने इसको जो नाम दिया था, थॉमसन ने इसको नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने इसको कहा प्लम पुडिंग मॉडल, और इसी को नाम दिया जाता है तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो पहला जो मॉडल दिया गया परमाणु संरचना का, थॉमसन मॉडल, वो मॉडल क्या बता रहा है कि परमाणु धनावेशित बादल की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिखरे हुए पाए जाते हैं जैसे तरबूज में क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। अब ये जो थॉमसन ने जो मॉडल बताया, अब देखो साइंटिस्टों का क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचना कि भाई इसमें क्या कमी निकालें, और उसी से नई चीज सामने आती है। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल की सत्यता को जांचने के लिए कि थॉमसन ने जो कहा है वो बात सही है या नहीं है, ये जांचने के लिए जो रदरफोर्ड है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने सोने की पतली झिल्ली लेकर, सोने की पतली झिल्ली या पन्नी लेकर, गोल्ड, सोने की पतली झिल्ली। मैं कई बार क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं कि रदरफोर्ड ने प्रयोग करने के लिए सोने की झिल्ली क्यों ली? सोना तो बहुत महंगा है भाई, और इस पे बौछार की अल्फा कणों की, किसकी बौछार की? अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण तो जानते हो कैसे होते हैं अल्फा कण? धनावेशित, धनावेशित हीलियम नाभिक बोला जाता है अल्फा कण। तो सोने की पतली झिल्ली लेकर इस पे अल्फा कणों की बौछार की। अभी एक पॉइंट बोला था मैंने कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली क्यों ली, अपन पढ़ेंगे। सभी धातुओं में सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु, मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सी होती है? सोना होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तक तार खींचा जा सकता है। यही तो वजह है कि गोल्ड में देखो एक एक आधे ग्राम से कितना उसे तरह तरह के जेवर बना दिए जाते हैं। तो सोने की पतली झिल्ली लेकर इस पे अल्फा कणों की बौछार की। अब मेरे पॉइंट मैं जो कह रहा हूं इसको समझना ध्यान से। सोने की पतली झिल्ली, अब यानी इसमें सोने के परमाणु हैं, और अकॉर्डिंग थॉमसन परमाणु में क्या भरा हुआ है? मोस्टली क्या मौजूद है उसमें? धनावेश। तो यानी इसमें जो धनावेश मौजूद है, सोने की पतली झिल्ली के परमाणुओं में जो धनावेश मौजूद है, इस पर अल्फा कणों की बौछार की गई है। अब बताओ अल्फा कण भी कैसे हैं? धनावेशित। तो अगर धनावेश के पास धनावेश जाएगा, यानी समान आवेश में होता क्या है भाई? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। तो सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार की है, तो समान प्रकार के आवेश तो जा रहा है। ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब ये अल्फा कण क्या होने चाहिए? रिटर्न, इस झिल्ली से टकराकर वापस लौटने चाहिए, अगर थॉमसन मॉडल सही है तो। क्योंकि थॉमसन ने ये कहा है कि भाई परमाणु धनावेशित बादल की तरह है, परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित या भरा हुआ पाया जाता है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रदरफोर्ड ने जो सोच रखा था उससे भी बिल्कुल डिफरेंट अपेक्षित या डिफरेंट परिणाम आए। और उसके लिए उन्होंने कहा था इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जैसे कोई लोहे का गोला कागज की पन्नी से टकराकर वापस लौट गया। अगर धनावेश है परमाणु में तो ये अल्फा कण ज्यादातर सबके सब वापस आने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ज्यादातर अल्फा कण इसको पार कर गए। कोई 20,000 में से एक, प्रायिकता में क्या बता रहा हूं, 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा। 20,000 में से कोई एक अल्फा कण वापस लौटा। इसका मतलब धनावेश है तो सही, लेकिन पूरे परमाणु में धनावेश नहीं है। बहुत सारे कण इसके पास से जो थे वो अपने मार्ग से विचलित होकर गुजर गए, लेकिन फिर भी ज्यादातर अल्फा कण इस झिल्ली को पार कर गए। कोई 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल ही थॉमसन मॉडल से बिल्कुल
आसपास ही नहीं ठहरा था। तो रदरफोर्ड ने कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये बात गलत साबित हो गई कि पूरे परमाणु में धनावेश होता है, और थॉमसन का मॉडल रॉन्ग साबित हुआ, गलत साबित हुआ। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद में खुद का मॉडल दिया परमाणु संरचना का, रदरफोर्ड मॉडल जिसको बोला जाता है, रदरफोर्ड मॉडल जो बोला जाता है। और वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को कैसे चेंज किया, इन्होंने कहा कि पूरे परमाणु में धनावेश न होकर परमाणु सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है। भाई 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया तो है ना वापस, इसका मतलब धनावेश तो है, लेकिन पूरे परमाणु में धनावेश नहीं है। इसका मतलब धनावेश सूक्ष्म भाग में ही पाए जा रहे हैं। और वहां से वो जो अल्फा कण है वो बहुत तेजी से टकरा के लौटा था। जैसे मैंने बोला कि भाई उसका ये प्रयोग था, उसमें ऐसे साबित हुआ, उसके लिए उसने एक लाइन बोली थी कि कागज की पन्नी से टकराकर लोहे के गोले का वापस लौटना, इतनी तेजी से वो अल्फा कण वापस आया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु में धनावेश केवल सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, और ये जो सूक्ष्म भाग है इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक, न्यूक्लियस। तो ध्यान देना, अगर पूछेगा परमाणु में नाभिक की खोज किसने की या नाभिक के बारे में किसने बताया, तो नाम किसका आएगा, रदरफोर्ड का आएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने, नाभिक के बारे में किसने बताया भी, रदरफोर्ड ने बताया। और उन्होंने कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि अगर धनावेश नाभिक में केंद्रित है तो जो इसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति क्या है, तो फिर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अलावा पूरा परमाणु रिक्त है, ये रिक्त भाग है, और इस रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर जो रिक्त भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। ये बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसमें नाभिक के बारे में बताया, तो इसलिए इसको परमाणु का नाभिकीय मॉडल बोला जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को क्या नाम देते हैं भी, परमाणु का नाभिकीय मॉडल ये बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो रिक्त भाग है उसमें नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। और यही बात बोलकर रदरफोर्ड भी फंस गया। रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उनको चक्कर क्यों नहीं आ रहे। अरे मैं आपसे कहूं, आपको खूंटे से एक रस्सी से बांध दें और आपको बोले कि इसके चक्कर लगाए जा, हो जाएंगे थोड़ी देर में चक्कर पूरे। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उनको चक्कर क्यों नहीं आ रहे। और रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे सका। कहने का मतलब यह है कि अगर एक आवेशित कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आवेशित कण है भी, ऋणावेशित कण है, तो अगर एक आवेशित कण लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, पूरा धनावेश नाभिक में केंद्रित है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित होकर उसमें गिर जाना चाहिए, धनावेश से आकर्षित होकर। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी और वो नाभिक के आवेश से आकर्षित होकर लास्ट में आकर इसमें समा जाएगा। इसका मतलब परमाणु कैसा है, अस्थायी है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता सका। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही और इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिर क्यों नहीं रहे। वो तो बोला भाई मैं तो इतना जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो थॉमसन मॉडल को रदरफोर्ड ने इस प्रकार से कन्वर्ट किया, नाभिक की खोज की और बताया कि बाकी भाग रिक्त रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। इसमें जो आगे सुधार किया वो सुधार किया नील्स बोर ने, नील्स बोर मॉडल, और इसी को बोला जाता है परमाणु का आधुनिक मान्य मॉडल। नील्स बोर ने इसमें जो सुधार किया रदरफोर्ड के बाद में। अब नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने कहा कि रदरफोर्ड भाई साहब आपकी बात सही है कि परमाणु में धनावेश केवल सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, भी नाभिक नाम दिया जाता है, जिसको नाभिक नाम दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर रिक्त भाग है
ये जो रिक्त भाग है इसमें अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, यानी नाभिक के चारों ओर रिक्त भाग में हर जगह ऊर्जा एक समान नहीं है, ऊर्जा स्तर अलग अलग हैं। तो नील्स बोर ने नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तर बताए, और ये जो ऊर्जा स्तर हैं इनको नील्स बोर ने नाम दिया कोस। ये जो ऊर्जा स्तर हैं इनको क्या नाम दिया गया अभी? कोस। सेल, इनको नाम दिया गया कोस। ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। तो नील्स बोर ने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर रिक्त भाग में अलग अलग एनर्जी लेवल पाए जाते हैं जिनको कोष कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाना। अब एक परमाणु में कोष की संख्या अगर पूछेगा कि एक परमाणु में कितने कोष हैं, तो आप आंसर दोगे अनंत। पहला कोष यहां से शुरू होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरह से आगे। और जैसे जैसे कोष बढ़ रहा है, भाई कोष बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कोष की संख्या बढ़ने का मतलब परमाणु की साइज बढ़ना। तो कोष परमाणु की त्रिज्या को, आकृति को भी दर्शाता है, आकार को दर्शाता है। तो प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, इस प्रकार से। और इन कोष को जो दर्शाया जाता है KLMN से, KLMN। K हो गया प्रथम, L हो गया द्वितीय, M हो गया तृतीय, N हो गया चतुर्थ। ये परमाणु में कोष जो बताए जाते हैं। अब ये जो कोष अपन ने बताए KLMN, एनर्जी लेवल। पहले कोष की ऊर्जा अपन बताएं E1, दूसरे की E2, तीसरे की E3 और चौथे की बताएं अपन E4। चौथे की अपन क्या बताएं भाई? E4। तो ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ये बता रहा हूं मैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम। यहां मैं इंडिकेट कर देता हूं कि जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं, पहला कोष, द्वितीय कोष, तीसरा कोष, चतुर्थ कोष, एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और स्थायित्व घटता जा रहा है। तो ऊर्जा का तो बढ़ता क्रम और स्थायित्व का घटता क्रम। परमाणु में पहला कोष माना जाएगा नाभिक के निकटतम, और बाहर माना जाता है अनंत। तो एक परमाणु में कोष की संख्या मानी जाती है अनंत। जैसे जैसे अपन नाभिक से बाहर की तरफ जाते हैं, कोष की संख्या बढ़ रही है। कोष की संख्या बढ़ने का मतलब है परमाणु की साइज बढ़ना, एनर्जी लेवल बढ़ना और स्थायित्व में कमी आना। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, नाभिक के आकर्षण कम होता जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल रूप से आकर्षित रहेगा। तो एनर्जी का लेवल कम बढ़ता जा रहा है और स्थायित्व का क्रम क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ चल रहे हैं। अब एक कोष में जब तक इलेक्ट्रॉन एक कोष में चक्कर लगाता है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक कोष में चक्कर लगा रहा है, एक कोष में चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो समान ऊर्जा स्तर में तो मौजूद है। कोष जो है वो एनर्जी लेवल बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का ही तो एनर्जी लेवल है। तो समान ऊर्जा कोष में, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जा रहा है, तब उसकी एनर्जी लेवल में फर्क आएगा, क्योंकि हर एनर्जी कोष जो है अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने मान लिया कि यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां अपन ने मान लिया कि यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो जाए इधर या जाए इधर। अगर एक कोष से दूसरे में जाए तो दो ही तो स्थिति हुई। अगर वो एक कोष से दूसरे कोष में जा रहा है तो उसकी दो स्थिति हो गई, या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। अब बताओ, इधर और इधर जा रहा है, तो एनर्जी लेवल क्या बताएंगे अपन? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहा है, जैसे ये तीसरे में है, 1 2 तीसरे में है, ये यहां से अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब लो से हाई में जा रहा है, बाहर की तरफ एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ना। अगर तीसरे से चौथे में जा रहा है तो लो से हाई में जा रहा है, और अगर तीसरे से दूसरे में आ रहा है तो हाई से लो एनर्जी लेवल। ऐसी स्थिति में हाई से लो एनर्जी लेवल। तो बताओ, जब लो से हाई में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होगा? डेफिनेटली ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। लो से हाई में जाएगा
तो यहां से यहां तभी जो जाएगा जब वो उसकी एनर्जी उस लेवल के बराबर होगी इलेक्ट्रॉन के, इसकी ऊर्जा इसके बराबर होगी कोस में, तभी तो इसमें ठहरेगा ये। तो लो से हाई में गया तो ऊर्जा का क्या हुआ, अवशोषण। और अगर हाई से लो में गए तो, अगर हाई से लो में गए तो ऊर्जा का उत्सर्जन, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी और यहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आई, कमी, तब जाकर वो इसमें ठहरेगा। तो अभी तक जो मैंने बताया कि नील्स बोर ने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर जो रिक्त भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में पाया जाता है, इन एनर्जी लेवल को नाम दिया जाता है कोष। एक परमाणु में कोष की संख्या अनंत होती है। जब तक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो उसकी एनर्जी दो प्रकार से चेंज है। अगर जा रहा है वो लो से हाई या जा रहा है हाई से लो। लो से हाई जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। अगर वो हाई से लो में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है। लेकिन जब तक एक कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, नील्स बोर ने जो दूसरी चीज एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लें, एक पर्टिकुलर अगर इलेक्ट्रॉन को अपन ले, अब ये जो मैंने पथ दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन का दिखाया है, इलेक्ट्रॉन का पथ दिखा रहा हूं मैं, ये ठीक है, ये जो पथ दिखा रहा हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उस पे दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। ये घूर्णन गति हो गई, घूर्णन गति हो गई जिसमें परिक्रमण और परिभ्रमण, अपने अक्ष पर परिभ्रमण और ये परिक्रमण नाभिक के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर लगा रहा है चक्कर, दो प्रकार की ऊर्जा, उसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल तो है इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, नाभिक है धनावेशित, तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण, ये है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो कि अपोजिट चार्ज में प्रबल रूप से होता है। देखो सबसे प्रबल आकर्षण बल बोला जाता है नाभिकीय बल, और अपोजिट चार्ज में जो सबसे प्रबल बल आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये आकर्षण बल किस वजह से होता है अभी, विपरीत आवेश के मध्य, विपरीत आवेश के मध्य। और इसकी दिशा क्योंकि परिधि से केंद्र की ओर है तो इसको नाम दिया जाता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल इसको बोला जाता है। जब कोई भी वस्तु पर वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है तो नाभिक की ओर जो बल कार्यरत रहता है उसको अभिकेंद्रीय बोलते हैं, और नाभिक से बाहर की ओर जो कार्यरत रहता है वो होता है अपकेंद्रीय। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, नाभिक के धनावेश से आकर्षित रहता है, ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसकी जो वैल्यू ज्ञात की जाती है Z²/R। और दूसरा अपकेंद्रीय बल, अब देखो दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर स्पिन कर रहा है तो वो बल जो बनता है कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न कोणीय संवेग, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं mvr, और इस बल की दिशा होती है केंद्र से परिधि की ओर, तो ये बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। ये कौन सा बोला जाता है अभी, अपकेंद्रीय बल। अब यहां पर दो बल हो गए, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। ये दोनों बल, ये तो हो गया परिधि से केंद्र और ये केंद्र से परिधि की ओर। और अगर
वर्ताकार पथ पर घूर्णन करते हुए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की स्थिति एक निश्चित पथ पर रहेगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसमें अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं और समान परिमाण के हैं, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का समान है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता रहता है और नाभिक में गिरता नहीं है। अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। अपन सौर मंडल में पढ़ते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में हो गया और ग्रह जो 8 अपन ग्रह जैसे बोलते हैं वो 8 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब बताओ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो वो ग्रह भी एक निश्चित पथ पे चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी जाके दे मंगल को टक्कर, मंगल जाकर दे बुध को टक्कर। तो वो ग्रह जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं एक निश्चित पथ पर लगा रहे हैं ना, वहां पर भी सेम स्थिति है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल परस्पर संतुलित हैं। वहां अभिकेंद्रीय बल बताओ, सेंटर में कौन हो गया? सूर्य। सेंटर में सूर्य हो गया। जैसे अपन पृथ्वी को ले लें, अपने अर्थ को ले लिया, पृथ्वी को ले लिया, तो बताओ पृथ्वी सूर्य की ओर, सूर्य की तरफ आकर्षित है, वो है गुरुत्वाकर्षण। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो बताओ यहां अभिकेंद्रीय बल जो है उसकी वजह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अलग अलग स्थिति हो गई। और एक पृथ्वी अपनी अक्ष पर स्पिन कर रही है, वो है उसका कोणीय संवेग, ये जो बताया अपन ने, और ये बन रहा है अपकेंद्रीय। अब बताओ ये दोनों वही फोर्स बराबर हैं, तो हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा है और उनका मार्ग एक निश्चित बना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उस पर ये दो स्थिति बताई नील्स बोर ने कि किस तरह से दोनों बल संतुलित रहते हैं। इन दोनों बलों के संतुलन की वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। तो यहां तक जो बताया गया था परमाणु संरचना के मॉडल में, वापस से एक बार मैं ले रहा हूं। सबसे पहला मॉडल जो अपन ने बताया वो बताया भी थॉमसन मॉडल। परमाणु संरचना का पहला मॉडल थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने बताया कि पूरा परमाणु धनावेशित बादल की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसे तरबूज में बीज पाए जाते हैं। ये मिठाई होती है, पुडिंग मिठाई होती है। पुडिंग मिठाई में पल्म फल के टुकड़े काटकर डाले जाते हैं, तो पुडिंग हो गया धनावेश, पल्म फल के टुकड़े हो गए इलेक्ट्रॉन की तरह। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अकॉर्डिंग थॉमसन मॉडल तो अल्फा कण वापस लौटने चाहिए थे, लेकिन हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा कण उसको पार कर गए। कोई 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा। इससे थॉमसन मॉडल गलत साबित हुआ। रदरफोर्ड ने उस प्रयोग के आधार पर बताया कि परमाणु में धनावेश केवल छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों रिक्त भाग में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता सका कि अगर एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही और वो विपरीत आवेश वाले नाभिक में जाकर गिर क्यों नहीं रहा। इसका अगला जो एक्सप्लेनेशन किया वो नील्स बोर ने किया। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं। इन एनर्जी लेवल को बोला जाता है कोष, और एक परमाणु में कोष की संख्या अनंत होती है। जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं कोष का नंबर बढ़ रहा है। कोष नंबर बढ़ने का मतलब है साइज बढ़ रही है और एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी घट रही है। यानी कोष जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ हुआ, बाहरी कोष में आता जा रहा है, उसका एनर्जी लेवल तो डाउन हो रहा है और स्टेबिलिटी क्या हो रही है? अभी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी कम हो रही है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक कोष में चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं है। एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो दो स्थिति हो गई, लो से हाई में एब्जॉर्प्शन, हाई से लो में उत्सर्जन। फिर इसी में नील्स बोर ने अगला जो एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स तो जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का धनावेश का आकर्षण है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न कोणीय संवेग। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, समान मान के हैं, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बराबर दूरी पर रहते हुए चक्कर लगाता रहता है और नाभिक में गिरता नहीं है। यहां तक के जो एक्सप्लेनेशन दिए गए थे परमाणु की संरचना के संबंध में नील्स बोर, यहां तक। इसके बाद में
परमाणु का आधुनिक मान्य मॉडल ये बोला जाता है। इसके बाद में इसमें और सुधार किया गया, जैसे सोमरफील्ड विस्तार बताया गया, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। फिलहाल यहाँ तक जो अपन ने लिया है वहाँ तक का जो इसको नोट कराकर फिर अपन इसको अगली क्लास में इसमें थोड़ा और जो सुधार हुआ या आगे की इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसकी बात करेंगे।